हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बीपीएससी के लिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए और हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने बिहार एससीईआरटी कवर किया था, साइंस है, ज्योग्राफी, इनको कवर किया। अब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इतिहास। ठीक है, तो इतिहास में टोटल 14 चैप्टर हैं। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में इंट्रो दे रखा है, लेकिन जो मेन पॉइंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, केवल हम उसे समझेंगे बहुत ही, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर कर सकें कम टाइम में। तो सबसे पहले यहाँ बात किया गया है कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास उसे कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य मिले हों। ठीक है, तो जिसको पढ़ा जा सके, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो प्राग इतिहास किसे कहते हैं, या पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिससे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, कोई भी लिखित या रचना नहीं मिली है, बल्कि पुराने अवशेष मिले हैं, वस्तु मिले हैं, सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, तो उसको प्राग ऐतिहासिक या फिर पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बताती हूँ मैं, आदि ऐतिहासिक क्या होता है। आदि ऐतिहासिक, तो आदि ऐतिहासिक वो काल है जहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में को हम कह सकते हैं कि वो जो कार्यकाल है, वो जो काल है, उसको आदि ऐतिहासिक कहेंगे। ठीक है, मैं साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चलूँगी जो कि एनसीईआरटी से संबंधित होगा, ताकि आपके सारे पॉइंट। एक पॉइंट और है कि मनुष्य का पहला आविष्कार था। तो मनुष्य का पहला आविष्कार क्या था कि उन्होंने पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए थे। ठीक है, आग का आविष्कार किया, आग का उपयोग सीखा उन्होंने। ये महत्वपूर्ण खोज रही, और कब हुई, कौन से काल में हुई, वो सब हम आगे के चैप्टर में जान। सो नेक्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें सबसे पहले बात बताई गई है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में बांटा गया है। ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि एक एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। जो प्राचीन वाली है वो करीब 750 ईस्वी तक, एडी तक चलती है। उसके बाद 750 से लेकर के 18वीं शताब्दी तक ये चलती है मध्य वाली, और फिर 18वीं शताब्दी से जो प्रारंभ होती है वो होती है मॉडर्न वाली, जिसमें अंग्रेजों का कार्यकाल बताया गया है कि। और यहाँ पे उपनिवेशवाद क्या होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं, क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वहाँ मैं बता दूँगी। उपनिवेशवाद क्या होता है, कोलोनियलिज्म। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोलोनियलिज्म बोलते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब विदेश की जो शक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पे स्थापित होकर के यहाँ के जो आर्थिक संसाधन हैं, उनका, रिसोर्सेज का से लाभ उठाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो वो यहाँ पे थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, 1947 में हम आज़ाद हुए और नया संविधान बना। तो इस तरीके से इनका काम तमाम हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, स्रोत क्या होते हैं। तो स्रोत हैं पांडुलिपियाँ। पांडुलिपि जो होती है, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो जो हाथ से लिखी जाती है। तो पांडुलिपि क्या होती है, जो हाथ से लिखी जाती है। और ये किसकी बनी होती थी, किस पे मतलब लिखी जाती थी। तो ये उस टाइम जो ताड़ के पत्र होते थे, ताड़ का जो पेड़ है उससे ये बनाए जाते थे। भोजपत्र कौन से पेड़ से होता था, तो भोजपत्र भुर्ज के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, मतलब कि भोजपत्र किसके बने होते हैं, तो भुर्ज की छाल से बने होते हैं, भुर्ज के पेड़ की छाल से बने होते हैं। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी, पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह लाइब्रेरी में कई सारी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं। उसके अलावा इन्होंने बताया कि और जो स्रोत हैं वो मिलते हैं, महाकाव्य, जितनी भी कविताएं, नाटक लिखी हुई हैं उनसे मिलते हैं। ये जनरली किस भाषा में लिखे जाते थे, तो ये संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। उसके साथ साथ कहीं कहीं से प्राकृत, तमिल और कन्नड़ आदि में भी लिखे हुए मिले हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, संस्कृत भाषा में, और प्राकृत, तमिल और कन्नड़ में। और जानकारी कहाँ से मिलती है, और जानकारी अभिलेखों से मिलती है। तो अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, तो वहाँ से मिलती है। अभिलेख क्या होता है, पत्थर या धातु पे एक नुकीले औजार से वहाँ पे उकेरा जाता है, मतलब उत्कीर्ण किया जाता है। अब क्या लिखा जाता है, जो राजा के जो जीत की उपलब्धियाँ होती हैं या आदेश होते हैं उनको लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं, तो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, ये जो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक जो पॉइंट है, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के लिखा हुआ है, कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो स्तंभ है वो कहाँ मिला हुआ है, पटना के
रार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीज़ प्राप्त हुई है वो कौन सी चीज़ है, सोने के बैल के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, जिससे वहाँ की चंद्रगुप्त मौर्य की समृद्धि का और भव्यता का पता चलता है। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, इनसे भी ये भी स्रोत हैं अतीत को जानने का, जिस पर राजकीय चिन्ह या धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्राशास्त्र कहलाता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये कितना पुराना है, कैसे पता चलेगा, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो रेडियो कार्बन विधि द्वारा किया जाता है। C14 डेटिंग जिसको बोलते हैं, कार्बन 14 पद्धति। तो कार्बन 14 पद्धति किसे कहते हैं कि इसके द्वारा किसी भी जो वस्तु की समय निर्धारित की जाती है कि कौन से काल का है, कौन से समय का है, कितना पुराना है, ऐसे पता चलता है। तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियो कार्बन विधि क्या होती है, जितनी भी वस्तुएं होती है उनमें एक प्रकार का रेडियो धर्मी पदार्थ होता है जिसको कार्बन 14 कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, मतलब जब वो मरते हैं तो उसके बाद यही कार्बन 14 में कमी आने लगती है। तो जितना कम होता है उसके अनुसार उनकी आयु को निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि जब जिंदा होते हैं तब वो कार्बन 14 को वायुमंडल से लेते हैं, लेकिन मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तो वायुमंडल में C14 नहीं लेता है और धीरे धीरे इसकी दर कम होती जाती है और इसी से उसकी आयु का पता चलता है। तिथियों का मतलब क्या है, तिथियों में हम रफली समझ लेते हैं कि यहाँ से सबको पता ही होगा AD और BC क्या होता है। तो इसकी जो तिथि है वो निर्धारित की जाती है ईसा मसीह के जन्म से। तो अगर ईसा मसीह का जन्म को हम 0 माने तो इधर की ओर BC चलता है, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, और AD चलता है जिसको अनो डोमिनो बोलते हैं, ये ईसा मसीह के बाद होता है। ठीक है, इसको सिर्फ ईस्वी बोलते हैं और इसको ईसा पूर्व बोलते हैं, BC को ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जैसे हमारे देश में क्या किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो विक्रम संवत और शक संवत के आधार पे इनकी तिथियों की गणना की जाती है। ठीक, यहाँ से आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के इतिहास को समझने के लिए भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर में पर्वतीय भाग, तो पर्वतीय जो हिमालय वाला भाग हो जाता है जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम के प्रदेश आ जाते हैं। दूसरा मैदानी भाग आता है जिसमें गंगा, यमुना, उनकी सहायक नदियों के सिंचाई वाला क्षेत्र पूरा आ जाता है, सिंधु वाला उपजाऊ क्षेत्र आ जाता है। थर्ड है दक्षिण का पठार, जो पठारी इलाका प्लेटिव वाले रीजन आ जाता है, इसमें नर्मदा ताप्ती नदी बहती है, विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण भारत से पृथक होती हैं, मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। फोर्थ है जो दक्षिण के मैदान है, तो दक्षिण के मैदान मतलब इधर इधर वाले जो पूर्वी और पश्चिमी मैदान हो गए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले होते हैं। तो 4 भागों में बांटा गया है, पर्वतीय इलाका, और दूसरा हो गया ये पठारी इलाका, ये मैदानी इलाका, और इधर वाले जो मैदान होते हैं पूर्वी और पश्चिमी वाले। अच्छा, भारत में जो लोग आते थे वो उस टाइम पे कैसे आते थे, भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी और मध्य एशिया से अलग करते हैं कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों के नाम खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। तो जो लोग आते थे वो इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान से, ईरान से बना रहता था। तो अफगानिस्तान और ईरान से कौन से दर्रों से संपर्क बना रहता था, खैबर, बोलन और गोमल दर्रा से बना रहता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है BPSC के द्वारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है, जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ फसल को उपजाना शुरू किया गया है, सबसे पहले मेहरगढ़ में किया गया है। ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान वाले पार्ट में पड़ता है, जिसको आप पाकिस्तान में कह सकते हो। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया था, ये सब कहाँ हुआ है, मेहरगढ़ में हुआ है। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि 2500 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु नदी के तट पे ही इनका विकास हुआ है, इसीलिए बोला जा रहा है कि 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और यहाँ पे जो उत्तर पूर्व की बात करें, नॉर्थ ईस्ट वाले की बात करें, ये मेघालय वाला रीजन हो जाता है, असम, मेघालय, ये सारे रीजन आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिसमी, नागा, ये जो जनजातियाँ हैं
उनके नाम पे ही वहाँ की पहाड़ी बनी है। ठीक है, तो पहाड़ियों के नाम यहाँ की आदिवासी समूह के नाम पे बने हैं। तो ये कहाँ पे, किस साइड पे पाए जाते हैं? गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय में है। मिसमी नागालैंड में हो जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में मिलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विंध्य पर्वत है ये विभाजक का काम करता है। तो विंध्य पर्वत ये कुछ सेंटर से आता है, ये उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। तो विंध्य के दक्षिण में एक ब्रह्मगिरी स्थल है। ब्रह्मगिरी स्थल पे लगभग 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया गया था। तो महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कहाँ किया गया था? ब्रह्मगिरी स्थल पर किया गया था, जो कि विंध्य के दक्षिण में है। यहाँ पे इस संस्कृति में मृतक को दफना कर उसके चारों ओर क्या करते हैं? बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो विंध्य है उसके ऊपर साइड में तो गंगा बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। अब यहाँ पे बताया गया विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल डिहवा चौपानी मांडू ऐसे स्थल है जहाँ से सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया है? कोल डिहवा जो चौपानी मांडू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मेहरगढ़ वाला याद रखना, और सेकंड ये हो जाता है। उत्तर भारत में जो गंगा के आसपास का क्षेत्र है, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है, वो मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गंगा के आसपास वाले इलाके को कौन से नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। और यहाँ बताया जा रहा है कि धार्मिक गुरु भी भ्रमण करते थे, और जो जंगली लोग जाते थे वो कौन से दर्रे से जाते थे? खैबर, बोलन और गोमल दर्रे के रास्ते से भारत से आते जाते रहते थे। तो ये 3 दर्रे जो मैंने बताए कि आने जाने के लिए इन्हीं दर्रों का यूज़ होता था। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से संबंधित है। अब बात होती है इनका देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो देश का नाम इंडस से निकला हुआ है। इंडिया इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पहले जब उत्तर पश्चिम, ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला मार्ग है, इससे आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस बुलाते थे। ठीक है, सिंधु नहीं कह पाते थे तो हिंडोस कहते थे, और हिंडोस से इंडोस बना और इंडोस से इंडिया हो गया। ठीक, अब ये बात रही। एक समूह ऐसा मानता है कि इंडिया नाम ऐसे पड़ा कि किसने दिया है? ईरानी और यूनानी ने दिया है। ठीक है, इंडिया नाम। दूसरा मान्यता यह है कि देश का नाम जो भारत है वो भरत नामक मानव समूह के नाम पे पड़ा। ठीक है, भरत एक समूह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि अब जो कितना कोई चीज़ कितना पुराना है कैसे पता चलता है? कौन सी टेक्निक से? कार्बन 14 डेटिंग, जिसको कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? विंध्य पर्वत अलग करता है। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला है? वो कोल डिहवा और चौपानी करके, जो चौपानी मांडला ऐसे करके नाम था, वहाँ से मिला हुआ है। अब थर्ड चैप्टर है प्रारंभिक समाज। इसमें हम जानेंगे कि जो आरंभ में मानव थे वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन बनेंगे वनडे एग्जाम में वो भी मैं बता दूंगी, कैसे शिक्षक भर्ती में पूछा जा सकता है या बीपीएससी पूछते हैं। तो भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? भारत में आरंभिक मानव जो है वो शिकारी होते थे, गुफाओं में रहते थे। तो वहाँ से पत्थर के औजार, चित्र और जानवर, ऐसे हड्डियाँ वगैरह मिली हुई हैं। गुफाओं में कौन सी गुफा है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर, ये उन स्थलों के नाम है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। अब आता है कि इनकी जीवन शैली कैसी थी? झुंड में रहते थे, शिकार करते थे और छत्तों से शहद निकालते थे, फूल फल खाते थे। मांस खाना उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उस समय स्टार्टिंग में उनके पास इतने नुकीले औजार नहीं थे कि वो इतना अच्छा शिकार कर सके, और आग लगाना जान चुके थे। ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो ये सब बेसिक है, मतलब वनडे एग्ज़ाम में इनका कोई लेना देना नहीं है। बांट कर खाते थे, तो मिल बांट कर के खाते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इतना घूमते क्यों थे, इधर उधर घूमते क्यों थे? तो इधर उधर घूमने का एक रीज़न तो ये था कि अगर वो एक जगह रहेंगे तो सारी चीज़ें यूज़ कर ले जाएंगे, तो वो वहाँ पे जितने भी संसाधन हैं वो समाप्त हो जाएंगे एक समय पे, इसीलिए वो इधर उधर घूमते थे। दूसरा ये था कि मौसम के अनुसार फल वगैरह लेने के लिए भी घूमते थे। तीसरा हो जाता है कि जो शिकार करने के लिए घूमते थे, या जहाँ पे पानी वानी रहता था वहाँ के आसपास अगर वो सूख जाते हैं तब वो इधर उधर जाते थे।
अब आ जाता है कि उस समय आरंभिक जो स्टार्टिंग में मानव था वो औजार कैसे यूज़ करता था। तो उस समय लोहा तांबा तो था नहीं, तो उस समय ये लोग पत्थर, लकड़ी, जानवरों की सींग, हड्डियाँ, इनके औजार का यूज़ करते थे। अगर हम बहुत पुराने काल की बात करें तो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था। और पाषाण काल की अगर हम बात करें, फिर थोड़ा सा ये लोग शार्प करने लगे, फिर एकदम शार्प मतलब छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगे। ठीक है, और ये जो गुफा है, गुफा पे ऐसे चित्र मिले हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग डांस वगैरह भी करते थे, इकट्ठा होते थे तो। और ये लकड़ी, सीप, हड्डी, इनकी मालाएं पहनते थे। अब बात आती है जो मेन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे डिब्बे में दे रखा है कि पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा कहाँ पे है? पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में है। यहाँ पे आरंभिक मानव का पुराने स्थल मिले हैं। और यहाँ पे जो औजार प्राप्त हुए हैं वो यूरोप के फ्रांस में पाए जाने वाले औजारों से मेल खाते हैं। ठीक है, के जैसे है। तो पैसरा कहाँ पे है? बिहार के मुंगेर में है। अब आ जाता है कि पाषाण का मतलब क्या होता है। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर काल, मतलब जो पत्थर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल कब है? 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। अच्छा, यहाँ लिखा ही हुआ है, एक्स्ट्रा क्या है? आग का जो आविष्कार है वो इसी टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसी पूरा पाषाण काल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है। और इस टाइम पे जो लोग थे वो शिकार और भोजन संग्राहक होते थे, मतलब शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। एनसीईआरटी का डेटा बताया तो यहाँ जहाँ 14,000 दे रखा है वहाँ 12,000 साल पहले का डेटा एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है। तो अगर इससे मिलता जुलता ऑप्शन मिलता है तो आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड आता है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक बोलते हैं। यहाँ पे अच्छा इन्होंने कैसे किया? पूरा पाषाण काल मतलब यहाँ इस टाइम जो पत्थर मिले थे वो काफ़ी बड़े आकार के थे। मेसो वाले में जो मध्य पाषाण काल में जो पत्थर मिले हैं वो थोड़े से छोटे आकार के हैं। ये इस काल में क्या हुआ? थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन हुआ, पर्यावरणीय बदलाव हुआ, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ी और गेहूँ, जौ, मंडुआ, इनका अनाज वगैरह आ गए थे। इनके घास वाले मैदान वगैरह उगने लगे थे। तो इन पे आश्रित जो शाकाहारी जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, और अच्छे औजार बनने लगे। लकड़ी पर लगा करके इनका इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब लकड़ी पे ऐसे औजार लगा के उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। इनका जो काल है, टाइम पीरियड कितना है? 14,000 से लेकर के 8,000 तक है। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक है। सो नेक्स्ट जो काल है वो है नवपाषाण काल। इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। ये कब से कब तक है? तो ये 8,000 साल से 3,000 साल तक है। अब इसको जो एनसीईआरटी में डेटा बताया गया वहाँ से भी ये लिखा हुआ है 10,000 साल पहले तक। ठीक है, 10,000 साल पहले से ये जो है नवपाषाण काल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों डेटा यहाँ बता दिया है। जैसा भी आपको ऑप्शन मिलता है वैसे आप टिक करेंगे। इसमें क्या हुआ था? इसमें चेंज ये हुआ था कि इनका रहन सहन और बदल गया था और अच्छा हो गया था और नुकीले औजारों का यूज़ किया जाने लगा था। अब यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान कहाँ से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पंचमढ़ी, ये सारी जो स्थल हैं वहाँ से मिले हुए हैं। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे? तो प्रारंभिक औजार पत्थर, लकड़ी, इन सब के बने होते थे, क्योंकि लोहा, तांबा, कांसा ये सब था नहीं उस टाइम। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक जो बिहार के कौन से जिले में है? जो पैसरा है वो मुंगेर जिले में है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चैप्टर 4 प्रथम कृषक और पशुपालक। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ पहले बताया जा रहा है कि आरंभिक जो मानव था जो पूरा पाषाण काल में, वो उगाना नहीं जानते थे, वो केवल जंगल से बटोर लाते थे एंड देन मतलब केवल इकट्ठा करते थे ऐसे करके। अब बात आती है कि खेती की शुरुआत कब हुई। तो जो कृषि पालन की शुरुआत है वो नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि पालन जो या कृषक समाज की शुरुआत कब हुई है? तो नवपाषाण काल में हुई है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती हूँ, पहिए का जो आविष्कार है वो भी नवपाषाण काल में हुआ है। स्थायी रूप से ये लोग रहना और जैसे होता नहीं, अभी तक ये इधर उधर जाते थे, अब नवपाषाण काल में स्थायी रूप से ये रहने लगे। ये सारा नवपाषाण काल में हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कृषि का जो वो है साक्ष्य है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले खेती कहाँ की थी? तो ये अनुमान कहा जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि खेती की शुरुआत ईरान इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? ईरान इराक देश में हुई थी। कितने साल पहले हुई थी? 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ के लोगों ने ये खेती करना शुरू किया होगा। उसके बाद हमारे देश में बात करें तो हमारे देश में कहाँ हुई है खेती की शुरुआत? तो 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। जो पश्चिम उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, जिसमें हम कश्मीर वगैरह कह सकते हैं, ये भी आ जाता है, तो वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी।
या जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ अभी मैंने बताया भी था कि मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पे भारत में क्या मिला था, जो ये भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी इनके साक्ष्य मिले थे। अब देखिए इसी टाइम में ये लोग जहाँ अनाज उगाते थे वहीं पे स्थायी रूप से रहने लगे और आरंभिक गांव बसे। तो नवपाषाण काल में ये सब होने लगा था। और अब अनाज उगाने के बाद जो अनाज का भंडारण करते थे वो मिट्टी के बर्तनों में करते थे और मिल बांट करके, मतलब सहयोग से सारा काम होता था इनका। अब मानव ने जानवर पालना शुरू किया। तो मानव ने जानवर पालने में सबसे पहला जानवर कौन पाला था, मेन जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसी को जानेंगे। सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, फिर भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया था। स्टार्टिंग में ये मांस वगैरह खाते थे, लेकिन बाद में इनको पता चला कि नहीं भाई, इनसे और काम भी हो सकता है, तो ये काम लेने के लिए उनको पालना शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहला कौन था, सबसे पहले कुत्ता था, फिर सुअर था, फिर भेड़, बकरी और ऐसे करके और जानवरों को पाला जाता था। नवपाषाण युग बदलाव का काल रहा। तो बदलाव का काल इसलिए रहा क्योंकि अभी तक जो मानव पहली बार शिकारी से क्या बन गया, पशुपालक व खाद्य उत्पादक बन गया। जो मैंने बताया कृषक बन गया, पशु पालना जान गया, खाद्य उत्पादक जान गया। कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। अब इसी काल में ये नवपाषाण काल की विशेषताएं, इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे, सामाजिक संगठन का विकास हुआ। जो पत्थर के औजार थे वो छोटे और मजबूत होने लगे, बहुत धारदार होने लगे, ठीक है। और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के मुंगेर, चिरांद, ये बिहार में ही पड़ता है। झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन जो स्थल मिले हैं। तो नवपाषाण कालीन स्थल बिहार में कहाँ मिले हैं, मुंगेर और चिरांद में मिले हुए हैं। अब यहाँ पे जो डिब्बा दे रखा है, ये सबसे पहले मैंने बताया था जो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ साक्ष्य मिला है, तो कौन से अनाज का साक्ष्य मिला है, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, इनका मिला है, ठीक है। कोल्डी हवा ये कहाँ का है, कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में है। और ये स्थल से कहाँ चावल के साक्ष्य मिले और जानवरों की हड्डियाँ मिली है। मेहरगढ़ से जानवरों के खुर के निशान और चावल ये भी प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम कहाँ पे, कश्मीर में है। यहाँ पे भी गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी मिला है। मेन आ जाता है बिहार का। तो बिहार में किसके साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ, चना और जौ। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक फर्स्ट वाला और एक बिहार वाला, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोल्डी हवा और एक चौपानी मांडा करके जो भी था, मतलब उसका नाम तो मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन ऑप्शन में देखूंगी तो हो जाएगा। तो कोल्डी हवा कहाँ का है, कोल्डी हवा से क्या मिला था, चावल मिला था। इन दोनों जगह से चावल मिला था। अब मेहरगढ़ की बात करते हैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने अभी पहले वाले चैप्टर में बताया था। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो पुराविद हैं उनको 7 स्तर मिले हैं, 7 लेवल मिले हैं। अब लेवल क्या होते हैं, 2 लेवल को जान लेते हैं। लेवल खुदाई में किसी पूरा स्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है कि वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ हुई हैं, मतलब कई सारे कल्चर का उदय हुआ है। एक समाप्त हुई तो दूसरी आई, दूसरी समाप्त हुई तो तीसरी आई, ऐसे करके। तो ओवरऑल मेहरगढ़ में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले जो 3 हैं वो नवपाषाण कालीन है, ठीक है। पहले 3 वाले कैसे हैं, नवपाषाण कालीन है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन, पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा यहाँ से और क्या साक्ष्य मिला है, आयताकार और चौकोर घर मिले हैं। तो आयताकार और चौकोर घर मिले हैं। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी, ये एक पॉइंट छूट गया था, काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश से मिले हैं। अब जो मेहरगढ़ है, इनकी और विशेषता क्या है, और मैं एनसीईआरटी के पॉइंट बता देती हूँ। यहाँ पे दफनाने के साक्ष्य तो मिले हैं, यहाँ पे कुछ एक साक्ष्य ऐसे भी मिले थे जिसमें ऐसा जो भी मृतक दफनाया गया था उसके साथ में इन्होंने खाने पीने की चीज़ें से बकरी रख दी थी, जिससे पता चलता है कि वो मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है, ठीक है। अब परलोक में उनके खाने के लिए चीज़ रखा गया था। जो घर हैं वो मैंने बताया चौकोर होते थे। अब इसमें 4 से ज़्यादा कमरे वाले घर मिले हुए हैं और भंडारण की सुविधा मिली हुई है। और ये जो स्थान है कहाँ पे, बोलन दर्रे के पास है। जो मैंने अभी कुछ दर्रे बताए थे ना, उनमें से बोलन दर्रे के पास ये स्थान है। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। चिरान जो है बिहार में, बिहार के कौन से ज़िले में है चिरान, छपरा ज़िले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हुए हैं। तो यहाँ के जो पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सींग के औजार मिले हैं। तो पत्थर के जो औजार मिले हैं उसके अलावा हड्डी और सींग के भी औजार मिले हैं। घर कैसे मिले हैं, गोल मिले हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आ जाता है कि बिहार में जो चिरान स्थल है वहाँ पे कैसी कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो गोल मिले हैं कि चौकोर मिले हैं, तो गोल मिले हैं। चूल्हे के घर
घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं, एक समूह में मतलब मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि मिल बांट करके ये लोग खाना वाना बनाते थे। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं, जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूँ, धान, मसूर, मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? यहाँ चिरान से ही मिले हुए हैं। इस तरह नवपसार काल की ओवरऑल विशेषता क्या हो गई? ये कृषि करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, गाँव में बसने लगे थे, खाद्य संग्राहक हो गए थे, अनाज का उत्पादन करने लगे थे, स्थायी रूप से घर बनाने लगे थे। अभी तक गुफा में रहते थे, अब घर बनाने लगे, वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था, लोगों के मरने के बाद उनका मृतक संस्कार करने लगे थे, और मतलब एक स्थायी जो रूप मिल गया था वो नवपसार काल में मिल गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से मिला है, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है। सो 5th चैप्टर है प्रथम नगरीकरण। यहाँ हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि नवपसार काल धातु युग क्या है। तो नवपसार काल के बाद धातु युग आता है। मतलब अभी तक पत्थरों, लकड़ी, इन सब के औजारों का यूज़ किया जाता था, अब धातुओं का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे कुछ जगह है, जैसे धातु युग में ही आगे चल करके सिंध में कोट दीजी, अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला, जलीलपुर, राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रंगे हुए मिट्टी के बर्तन मिले और कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। लंबी दूरी का व्यापार करने लगे, पक्की ईंटों से बने घर का यूज़ किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हड़प्पा सभ्यता में भी इनको हम जानेंगे कहाँ से क्या चीज़ मिली। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि धातु युग का आरंभ कब हुआ? तो नवपसार काल के अंतिम चरण में हुआ। जब नवपसार काल खत्म होता है तो उसके अंतिम चरण में धातु युग आया, मेटल एज आई, और इसमें पहला जो धातु था वो तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया। ठीक है, नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि इन्होंने एक डिब्बे में बात बताई है कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन समझ लेते हैं मानव संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है। तो कोई भी मानव संस्कृति जो होती है वो सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है? जैसे कोई ग्रामीण आबादी है वो धीरे धीरे शहरीकृत होने लगती है, वो लंबी दूरी का व्यापार करने लगते हैं, पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की आपूर्ति करने लगते हैं, कारीगरी, कलाकार, विज्ञान आदि का विकास होने लगता है। तो हम कहते हैं कि भाई सभ्यावस्था आ गई है। अब इसी तरह हमारे यहाँ कौन कौन सी सभ्यता रही? तो भारत में हड़प्पा सभ्यता रही, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की है? इराक की है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता, ये कुछ सभ्यताएं रही हैं। संस्कृति क्या होती है? समाज में प्रचलित जो रीति रिवाज है, खान पीन है, धार्मिक संस्कार है, इन्हीं को ही जो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं उन्हीं को संस्कृति कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा के कुछ खंडहर मिले थे, लेकिन उस समय उनको पता नहीं था कि ये कोई पुरानी सभ्यता है या फिर यहाँ पे कुछ नगर था। तो उन्होंने उनकी ईंटों का इस्तेमाल कर लिया था, तो काफ़ी सारी इमारतें नष्ट हो गई थी। लेकिन बाद में जब इसकी खोज की गई तो 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया और फिर पता चला कि ये पुरानी सभ्यता है। ठीक है, अब यहाँ पर और सारी जगहों जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा ऐसे मिले हुए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया में? तो धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब पुरातत्वविदों ने कितनी हड़प्पा स्थल की खोज की? तो 2800 लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता चल चुका है। अब हम इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज हुई थी, इसीलिए उसके बाद में जितनी भी जगह मिले, शहर मिले, उनको हड़प्पा सभ्यता शहर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली, जैसे काले रंग के चित्र मिले, मनके मिले, कहाँ से क्या क्या मिला है, तो वो क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हड़प्पा कहाँ पे? तो हड़प्पा पाकिस्तान में मोंटगोमरी ज़िले में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। कौन सी नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी ने की है, 1922 में की है। सिंधु नदी के तट पे है और ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तरकाना ज़िले में है। ठीक है,
कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और इसकी खोज ब्रजवासी लाल ने की है, बीबी लाल भी क्या याद कर सकते हो, 1961 में की है, घग्गर नदी के तट पे है। लोथल कहाँ पे, तो लोथल गुजरात में है, रंगनाथ राव ने की है 1954 में, भोगवा नदी के तट पे है जो कि साबरमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, धौलावीरा की खोज RS बिस्ट ने की है 1989 या 90 या 91 भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा में लूनी नदी पड़ती है, मतलब पास में ही। और फिर अगला आ जाता है चनहुद्रो की खोज गोपाल मंजूमदार ने की है 1931 में, सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है, चनहुद्रो कहाँ पड़ता है, तो चनहुद्रो पाकिस्तान में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पे है, तो रंगपुर है गुजरात में, इसकी खोज माधो स्वरूप वत्स ने की है और 1931 में की है। और उसके अलावा यहाँ पे 1931 में एक यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1931 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 1953 होना चाहिए था। 53 एंड 54 में रंगपुर की खोज हुई है। ठीक है, तो और ये कौन सी नदी के तट पे है, मादर नदी के तट पे है। तो ये इनकी नदियों के नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करते हैं, तो यहाँ नगर जो है वो 2 भागों में विभाजित था, एक पश्चिमी वेस्ट साइड पे और एक ईस्ट साइड पे। वेस्ट साइड पे जो होता था वो ऊंचा होता था और ये नीचा होता था। यहाँ पे ये ऊंची जगहों पे होता था और छोटा होता था, मतलब वहाँ पे वो हिस्सा छोटा था। और पूर्वी तरफ जो बसा हुआ था वो नीचे ज़रूर था लेकिन बड़ा था। तो जो ऊंची जगह पे था उसको नगर दुर्ग बोलते थे, जब नीची जगह पे था उसको निचला नगर बोलते थे। ऐसा माना जाता था कि जो ऊंची जगह पे था वेस्ट वाले पार्ट में, वहाँ सुखी समृद्ध लोग रहते हैं और यहाँ पे जो कॉमन मैन है वो लोग रहते हैं। ठीक है, इनकी जो नगर की दीवारें हैं उनको 4 दीवारों से, मतलब चारों तरफ से ऐसे बाउंड्री ईंटों से बनाई जाती थी ताकि मतलब उनको सिक्योरिटी भी प्रदान की जाए। अब यहाँ पे कई सारी आवास मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से तालाब मिला है, तो तालाब कहाँ से मिला है, महान स्थानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। स्थानागार की विशेषताएं क्या हैं, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं, 2 तरफ सीढ़ियाँ मिली थी और चारों तरफ कमरे थे, ऐसे बीच में स्पेस है, तो 2 तरफ इधर की ओर सीढ़ियाँ हैं, इधर की ओर सीढ़ियाँ हैं और चारों तरफ ऊपर की ओर कमरे हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ विशेष आयोजन या अवसर पे लोग इकट्ठा होते थे और मतलब वहाँ पे किसी अवसर पे स्नान किया जाता था। अब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, यहाँ पे एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना जाता है, मतलब एक जैसी संरचना मिली है जिनको अन्नागार या कोठार बोलते हैं। तो अन्नागार और कोठार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिले हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था, तो कालीबंगा और लोथल से ही बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है, जबकि कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं मिस कर दिया, शायद मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा गुजरात में जो है, वहाँ पे अभी तक ओवरऑल जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2 भागों में, मतलब उसके 2 पार्ट थे कि पूर्वी नगर होता था, एक पश्चिमी नगर होता था, मतलब नगर दुर्ग और निचला नगर। यहाँ पे ये 3 भागों में बटा हुआ मिला हुआ है। ठीक है, तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित मिला हुआ है। अब नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण जहाँ पे सारी सभ्यताएं, मतलब सारी सुविधाएं मिलती हैं, कि शिक्षा भी है, ज्ञान, चिकित्सा, इन सारी की सुविधाएं हैं, पक्के घर बने हुए, बिजली की व्यवस्था है, सफाई, यातायात। तो यहाँ पे कुछ भी याद करने वाला एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि भारत की लगभग कितनी जनसंख्या है, तो भारत की कितनी जनसंख्या नगरीकृत है, तो 28% जनसंख्या नगरीकृत है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नगरीय सभ्यता है। इसको कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि यहाँ इस टाइम तांबा और टिन का यूज़ होने लगा था। टिन कहाँ से प्राप्त होता था, टिन जो इनको प्राप्त होता था वो ईरान और अफगानिस्तान वाले इलाके से प्राप्त होता था। अभी हम जानेंगे कहाँ से कौन से मेटल इनको प्राप्त हुए हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। कांस्य किससे मिलके बना है, तो ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज जो कॉपर है और टिन से मिलके बना होता है।
अब यहाँ पे यहाँ के जो नगर होते थे, वहाँ जो घर होते थे वो कैसे होते थे, 1 या 2 मंजिल या कुछ घर 3 मंजिल के भी थे। तो इनके बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे होते थे। मकानों के जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, मुख्य गली में नहीं खुलती थी, मुख्य सड़क की बजाय गली में खुलती थी, ठीक है, ताकि मतलब सिक्योरिटी दी जा सके। इस समय सोचिए इतना डेवलप था। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है अगर मान लीजिए कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 1, 2 या 3 मंजिल के घर थे, आंगन था, चारों तरफ कमरे थे और जो दरवाजे थे, खिड़कियाँ थे वो मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, गली में खुलते थे। और अधिकतर घरों में स्नानागार था, कुएं भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। यहाँ पे जो नालियों की व्यवस्था थी वो बहुत ही योजनाबद्ध थी, 90 डिग्री पे कटती थी और आयताकार खंडों में, देखिए शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित थे। जो जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो छोटी नालियाँ थी वो बड़ी नालियों में मिलती थी, मध्यम नालियों में, फिर बड़ी नालियों में मिलती थी। बीच बीच में मेन होल ये ढकी होती थी। ये जो नाली की ईंटें नाले जो थे वो ईंटों से ढके होते थे और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे गड्ढे थे, ठीक है, जिसको मेन होल कहा जाता था। वो सफाई के लिए यूज़ किए जाते थे, सफाई करने के लिए उन गड्ढों से साफ़ कर दिया जाता था। अब नगरीय जीवन के बारे में जानेंगे तो नगरीय जीवन कैसा था। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी शहरों की योजना थी वो कुशल शासक वर्ग के हाथ में रही होगी। अब ये शासक वर्ग क्या करते थे, बहुमूल्य पत्थर और चीज़ें मंगवाते थे, दूर दूर से मंगवाते थे, ठीक है। यहाँ पे लिपिक होते थे, तो लिपिक क्या करते थे, जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन का कार्य करते थे, या मोहर जो होती है, हाथी दांत होते हैं आदि पर अभिलेख, इनके भी अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये लिखने का काम करते थे, ऐसे करके मोहरों वोहरों पर लिखते भी थे ये, ठीक है। इसके अलावा सुनार, पत्थर काटने वाले, इन सब ये भी मिले हुए हैं। जो शिल्पकार हैं वो स्त्री पुरुष दोनों होते थे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे स्त्री पुरुष के जो ज्वेलरीज वगैरह है वो भी मिली है, जैसे बाजूबंद, चूड़ी, कमरबंद, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबों आदि का प्रयोग होता था। गोमेद, स्फटिक और जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो कौन कौन से गहने के निर्माण में कौन से पत्थरों का इस्तेमाल होता था, गोमेद, स्फटिक और बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल होता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा चित्रकारी बर्तन का इस्तेमाल करते थे और मिट्टी के बर्तनों, तांबा, कांच, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। मतलब तांबा, कांसा और चांदी का तो यूज़ किया जाता था। सोना होना इस टाइम तक हो गया था, लोहा नहीं यूज़ हुआ था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या लोहे की खोज हो चुकी थी, पता था उनको, तो नहीं पता था, ठीक है। ये मणिके का इस्तेमाल होता, तो ये सारी चीज़ें हो गई। खिलौने, छोटे छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ, ये सारी बनाई जाती थी। अब हम जानते हैं कि इनके विशेष लक्षण क्या रहे हैं यहाँ की मोहरों के। तो मोहरों की विशेषता ये रही कि इन पे जानवरों की सुंदर स्थल कलाकृतियाँ होती थी। मतलब यहाँ पे जानवरों की कलाकृतियाँ मिली हैं मोहरों पे। और दूसरी, इन पर कुछ लिखा होता था जो कि ऑब्वियसली पढ़ा नहीं जा सका है। लिखे अधिकांश लेखों में से 2-4 शब्द ही पाए गए हैं और बाकी के मतलब पढ़े नहीं जा सके। तो मोहरों की विशेषताएं हो गई। अब वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, तो आर्थिक जीवन कैसा था कि ये गेहूँ, जौ, मटर, धान, इन सब सरसों से परिचित थे। खेती ज़मीन को खोद कर हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुआं, नदियों से की जाती थी। ये सारी विशेषताएं रही हैं आर्थिक जीवन की। बकरी का, गाय, भैंस, बकरी, ये सारे पालन करते थे। पशुपालन भी करते थे, खाद का संग्रहण भी करते थे, शिकार भी करते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ की रही हैं। उसके अलावा कच्चे माल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। मतलब जहाँ समझने वाला है वहाँ समझ लिया करें, जहाँ मैं कहूँ याद करने वाला है उसको एकदम याद करना है अच्छे से। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि जो सामान का मंगाते थे, क्योंकि वहाँ पे हड़प्पा नगर में पूरा सामान पर्याप्त नहीं होता था, तो बाहर से मंगाते थे। कहाँ से क्या मंगाया जाता था वो इम्पोर्टेंट है। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था। सोना कर्नाटक में कोलार की खान है, वहाँ से मंगाया जाता था। अफ़गानिस्तान और ईरान से चांदी मंगाई जाती थी। अफ़गानिस्तान, ईरान से चांदी मंगाई जाती थी। उसके अलावा जो टिन है वो भी अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान से बर्दियों मड़ी कहाँ से, अफ़गानिस्तान के बख्त शाह से मंगाई जाती थी। तो बर्दियों मड़ी कहाँ से, अफ़गानिस्तान के बख्त शाह से मंगाई जाती थी। क्या ही है, मैं इसको बोल नहीं पा रही हूँ। मंगाई जाती थी। मध्य एशिया से क्या मंगाया जाता था, फ़िरोज़ा। गुजरात से समुद्री उत्पाद और जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त होते थे। बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो थोड़ा बहुत रिश्तेदारी थी, जान पहचान थी, वो मेसोपोटामिया सभ्यता से भी थी। ऐसे कैसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है वहाँ पर मेलुहा शब्द की बात हुई है। मेलुहा का
अर्थ होता है सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो मेलुआ किसका प्राचीन नाम है? सिंध क्षेत्र का। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? मेसोपोटामिया सभ्यता से की गई है, जो इराक की सभ्यता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ का धार्मिक जीवन क्या था। तो यहाँ पे धरती की पूजा की जाती है, धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। मातृ सत्तात्मक मतलब मातृ देवी की पूजा होती थी। पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी मात्रा में मिली है। एक मुहर पर पुरुष देवता की मिली है। पशुपति महादेव की मूर्ति मिली हुई है। हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। एक सींग वाले जानवर जो गेंडा हो सकता है उसकी विशेष पूजा करते थे। कुबड़ वाले साड़ का महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ की भूत प्रेत टोना टटका में मानते थे। मातृ देवी, पुरुष देवता, पशु पूजा के अतिरिक्त मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या यहाँ से मंदिर का साक्ष्य मिला है? तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, और ये क्योंकि टोना टटका में मानते थे तो तावीज़ पहनते थे। मृतकों को दफनाने और जलाने दोनों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है और जलाने का कहाँ मिला है, या जलाने का साक्ष्य कहाँ मिला हो? तो जलाने का मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ठीक है, लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि जनरली ये लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मतलब जोड़े में समाधियाँ मिली हैं, और जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अब धौलावीरा के बारे में जानते हैं। धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। धौलावीरा ये क्या इसकी मुख्य विशेषता रही कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो शहर है ये 3 भागों में बटा था, गढ़ी, मध्यनगर, निचला नगर। ठीक है, अब इसमें जो गढ़ी और मध्य नगर है इनमें अपनी अपनी किलेबंदी होती थी, लेकिन निचले नगर की किलेबंदी नहीं थी। ये जो गढ़ी और मध्य नगर थे आपस में जुड़े हुए थे। इनके बीच में खुला मैदान भी था जहाँ पे सभाएं, उत्सव या कुछ भी हुआ करते होंगे। अब यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए हुए हैं। तो शिलालेख भी यहीं से मिला हुआ है। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़े को मिला करके धातु या स्फटिक चूड़ की लेई की मदद से बनाया गया है। तो मतलब एकदम सफ़ेद पत्थर पे ये बनाया गया है। तो अगर बड़े अक्षर के अंकित जो शिलालेख है वो भी धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा की विशेषता ये हो गई कि यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड है। उसके अलावा ये एक बड़ा सा शिलालेख भी मिला हुआ है। अब लोथल की बात करते हैं तो लोथल कहाँ पे? खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हड़प्पाई नगर है। ये शहर की किलेबंदी की गई थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी के मोहरे यहाँ से पाई गई हैं, मतलब मोहरे पाई गई हैं। और यहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? तो जलीय मार्ग से जो व्यापार होता था वो लोथल से ही होता था। इसके अंत की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो किसी को एग्जैक्टली नहीं मालूम कब अंत हुआ है। 1700 ईसा पूर्व हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है? कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आने से हुआ, कुछ लोग कहते हैं भूमि में नमक की मात्रा बढ़ गई, बंजरता आ गई, किसी ने कहा कि यहाँ पे वो आक्रमण किया गया, या कोई भी परिवर्तन हुआ हो। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग लोग अनुमान लगाते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि भले इसका ह्रास हो गया हो, लेकिन इसके बहुत सारे तत्वों की कॉन्टिन्यूटी आगे ताम्र पाषाणी संस्कृति में देखी गई। यह संस्कृति राजस्थान में आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव और जौरवे संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है कि ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है इसको कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे राजस्थान में आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा, महाराष्ट्र में इनाम गांव और जौरवे संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आज भी हम माता देवी की पूजा करते हैं। तो ये सारी क्या है? हड़प्पा संस्कृति से ही ली गई है। क्वेश्चन आंसर करते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो हस्तिनापुर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? सबसे साउथ जो स्थल है वो कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो नॉर्थ में है मांदा और साउथ में है दौलताबाद। इसी तरह यहाँ पे सुतका गेंडोर है, और जबकि यहाँ पे आलमगीरपुर है। मतलब वेस्ट में सुतका गेंडोर है और ईस्ट में आलमगीरपुर है। कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पे है, मांदा कहाँ पे है और दौलताबाद कहाँ पे, किस राज्य में पड़ता है, वेस्ट वाला किस राज्य कहाँ पे है, किस देश में है, और ये किस देश में है।
राज्य में है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो बंदरगाह के अवशेष लोथल में मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, तो ग्रामीण जीवन यहाँ की विशेषता नहीं है। खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करते हैं। सोना कहाँ से मिला? सोना कर्नाटक से मिला हुआ है। फिरोजा मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। चांदी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चांदी ईरान से प्राप्त हुई है, जबकि गुजरात से सीपियाँ प्राप्त हुई हैं। जब बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कैल्कोलिथिक किसको बोलते हैं? तो कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाणिक युग को बोलते हैं, ठीक है, जो जिसमें तांबे वाला युग रहा है उसको कैल्कोलिथिक बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। इसमें है जीवन के विभिन्न आयाम। इसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कुछ लोग जो अलग भाषा बोलते थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड में बसने लगे, ठीक है। अब उनका विशेष समूह होता था, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर एक विशेष समूह के लोग थे। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती? पुरातात्विक स्रोत से या साहित्यिक स्रोत से मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ से कुछ फैक्ट बताती। सो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनको पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? जैसे जो ऋग्वेद है उनको पढ़ने वाले को होत्र बोला जाता था, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू बोला जाता था। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोला जाता था, या उद्रात करके भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, ये बोला जाता था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद सबसे पुराना है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। सामवेद में जो गायन कला का वर्णन मिलता है, और अथर्ववेद में टोना टट का जो जादू टोना है उनका वर्णन मिलता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। जो ऋग्वैदिक है वो उसका कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट है, उसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। उत्तरवैदिक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का है, ठीक है। अब जितना भी जो ऋग्वैदिक काल है, जिसको पूर्व वैदिक भी कहते हैं, इनमें ऋग्वेद को रखा गया क्योंकि इसमें ऋग्वेद आता है। और उत्तरवैदिक काल में जो बाकी के 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आ जाते हैं। ब्राह्मण क्या होता है? तो ब्राह्मण जो वेद होते हैं, वेद का गद्य प्रकरण जो लिखित प्रकरण होता है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। अरण्यक वो होता है जो जंगलों में लिखे गए हैं, शांत वातावरण में लिखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ संख्या बताई गई है कि वेदों की संख्या 4 है, ब्राह्मण 9 बताए गए हैं। अब यहाँ में 2 पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है। ब्राह्मण और अरण्यक का अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा दे रखा है। तो अगर SCERT के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक के अकॉर्डिंग तो 9 और 6 है। अदरवाइज जैसे मैंने जहाँ जिन बुक में देखा तो वहाँ पे ऋग्वेद का बताया गया, कहीं पे ये 13 भी लिखा हुआ है ऐसे करके। तो ऋग्वेद का कुछ एक ब्राह्मण है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम ऐतरेय और कौशिकी है, ठीक है। ऐतरेय है और कौशिकी है, ठीक। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण 2 हैं। जो शतपथ ब्राह्मण है, अभी हम इस चैप्टर में जानेंगे भी, तो वो सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में और भी कई चीज़ों का वर्णन मिलता है, जैसे जो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही बोला गया है। माजनी प्रथा का वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और इसके अलावा यजुर्वेद के 2 कौन कौन से बताए मैंने? एक तैत्तिरीय बताया और एक शतपथ ब्राह्मण बताया, ठीक है। सामवेद के कौन सा है? तो सामवेद का पंचविश है, षडावेश है और जैमिनी है, ठीक है। 3 इनके बता दिए। और अथर्ववेद का 1 है गोपथ। तो जिनका मतलब 1-2 है उनके तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गोपथ किसका है ब्राह्मण ग्रंथ, तो गोपर अथर्ववेद का है। शतपथ ब्राह्मण को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इस चैप्टर में भी वो दे रखा है। अब यहाँ पे जो उपनिषद है उनकी संख्या, प्रारंभिक उपनिषद 13 थे, लेकिन बाद में कुल उपनिषद कितने हो गए? 108 हो गए। तो अभी कुल उपनिषद कितने हैं? 108 है, ठीक है। वेद हो गए 4। अब यहाँ पे वेदांग कितने हैं? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखेंगे। वेदांग टोटल 6 हैं। 6 में कौन कौन से हैं? अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा कि वेदांग कितने होते हैं। तो वेदांग हैं 6। वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। एक है शिक्षा, एक है कल्प, एक है छंद, एक है व्याकरण, एक है निरुक्त और एक है ज्योतिष, ठीक है। ये 6 हैं। इन 6 के नाम जो मैंने बोले हैं उनको भी आप कहीं पे लिख सकते हैं या फिर आपको बुक्स में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा में। यहाँ पे बात की जा रही कि वेद क्या होते थे। वेदों को केवल सुन करके, ये जो प्रार्थनाएं होती थी, सुन करके, मंत्र सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुँचते थे। इनका लिखित नहीं होता था, ठीक है, पहले के टाइम में। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से पहुँचते थे और इनको श्रुति भी कहा जाता था, ठीक है। तो वेदों को क्या बोलते थे? श्रुति भी कहते थे कि सुना हुआ
रहता था। अब आ जाता है कि वेदों की भाषा कैसी थी। वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहते थे। तो वेदों की भाषा कैसी थी? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अब यहाँ पे जो संस्कृत है, इन वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करते थे, जिन्होंने वेदों को लिखा है, उनको आर्य कहते थे। आर्य के जो विरोधी होते थे वो मतलब अगेंस्ट वाला काम करते थे, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे, देवताओं में विश्वास नहीं रखते थे, यज्ञ नहीं मानने वाले थे, ये सारे ऐसे लोग थे। ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि क्योंकि वेद एक जो आर्य थे वो एक विशेष भाषा बोलते थे, और जबकि जो उनके विरोधी थे वो दूसरी भाषा के बोलने वाले थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? जो एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिम उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट भारत में अपना निवास स्थान बनाया था और नई संस्कृति वैदिक संस्कृति को जन्म दिया था। ठीक है। अब बात आती है कि संस्कृत भाषा के बारे में। तो संस्कृत भाषा कौन से वर्ग का अंग है? तो भारोपीय भाषा वर्ग का अंग है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संस्कृत कौन से भाषा वर्ग का अंग है? तो भारोपीय भाषा वर्ग का अंग है। यहाँ पे ये भारत और यूरोप इन दोनों का कंबाइंड जो लैंग्वेज का वर्ग है उसको बोला जाता है। इसमें भारत की कुछ भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये भी इसी वर्ग में आती है। उसके अलावा जो यूरोप की कुछ भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, ये भी स्पेनिश इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे कुछ एक वर्ड बताया गया, जैसे मात्र है तो मात्र को संस्कृत में मात्र बोलते हैं, माँ हिंदी में बोलते हैं, मदर अंग्रेजी में बोलते हैं, मेटर जर्मनी में बोलते हैं। तो काफ़ी हद तक इनकी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। एक जैसे लगते हैं, इसीलिए इनको एक वर्ग का बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि उस टाइम में जो लोग थे, जो आर्य थे, वो किसको मानते थे? मतलब वो पशुपालक और कृषक थे। ठीक है। पशुपालक और कृषक थे। अब इस टाइम पे पशुपालन ज़्यादा होता था, उत्तर वैदिक काल में कृषि पालन ज़्यादा होगा। ठीक है। कृषक थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। एक क्वेश्चन बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से रंगों के बर्तन का यूज़ किया जाता, मतलब उस पर जो रंग की कलर दिया जाता था वो लाल रंग का होता था। ठीक। यहाँ पे तो यहाँ बता रही थी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग के? धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब आर्यों का बसाव कहाँ हुआ है? तो आर्यों जो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग करते थे, मतलब जहाँ रहते थे उसके लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग करते थे। सप्त सैंधव पंजाब को ही बोलते हैं। अब पंजाब कौन सा है? एक जो भारत वाला पंजाब है, एक जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उनको कंबाइंडली बोला जाता था। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। अब उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो सप्त सैंधव के थोड़ा सा पूर्व में बस गए। किधर? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। तो ऋग्वैदिक काल में ये सप्त सैंधव की जगह पे बसे हुए थे, और जबकि उत्तर वैदिक काल में ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो होता है वहाँ बस गए। अब ये चीज़ सतपथ ब्राह्मण की देखिए यहाँ बात आ गई है। सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार की पर्सपेक्टिव से कि बिहार में कहाँ तक हो गया था? बिहार में गंडक नदी तक ये बढ़ गया था। किसके अकॉर्डिंग? सतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। ठीक। यहाँ सप्त सैंधव बताया गया। सप्त सैंधव में 5 नदियाँ। तो सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज, सरस्वती, द्रस्वती। ठीक है। अब यहाँ पे जो चिनाव है, जिसे झेलम को वितास्ता पहले के टाइम में ऋग्वेद काल में झेलम को वितास्ता बोलते थे। चिनाव को क्या बोलते थे? चिनाव को बोलते थे अस्किनी। रावी को पुरुषड़ी बोलते थे। सतलज को सुतुद्री बोलते थे। ठीक है। ये कुछ नाम है जो कि उस टाइम पे बोला जाता था। व्यास को विपासा कहते थे, पुराने नाम है उस टाइम पे। और द्रस्वती पहले कहते थे, लेकिन अभी इसका वर्तमान में इसको घग्गर बोला जाता है। ठीक। तो यहाँ से हो गया। अब अगला आता है गंगा और यमुना दोआब, जो कि उत्तर वैदिक काल में लोग यहाँ रहने लगे थे। गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको गंगा यमुना दोआब क्षेत्र बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल की विशेषता आप जानते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहे हैं, क्या क्या मान्यताएं रही हैं, वो सब हम डिटेल में जानेंगे, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्वियसली। अब ऋग्वैदिक काल में गायों का बहुत विशेष महत्व था। जिनके पास गाय अधिक होती थी वो धनी माने जाते थे। गायों के लिए एक गविष्टि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। गविष्टि का मतलब होता है गाय की खोज।
तो गाय की जो खोज करते थे उनके लिए कबीले से दूसरे कबीले जाना पड़ता था, इनके लिए युद्ध होता था गाय की रक्षा करने के। इनका जो चुनाव किया जाता था, जो करता था, जो जिसका मेन हेड बनाया जाता था इनको करने के लिए, वो राजन बोला जाता था। तो जो कबीले का मुखिया होता था वो राजन होता था, ठीक है। कबीले या जन भी कहते हैं, उसका मुखिया राजन होता था। ये राजन जो था वो कबीले का सिर्फ हेड होता था, ये नहीं कि किसी विशेष क्षेत्र का हेड है। इस क्षेत्र में कई कबीले हो सकते हैं, हर कबीले का कोई ना कोई हेड होता था, उस हेड को सरदार या राजन कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, उस टाइम पे जनपद, राष्ट्र, राज्य इनका उल्लेख नहीं मिलता है, जन का मिलता है, जन जिसको कबीला कह सकते हैं। अब कबीला क्या होता है, जिसमें एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। उस समय पहले के टाइम में विदथ शब्द का प्रयोग होता था, जो आम लोगों की संस्था थी। तो विदथ क्या है, ऋग्वैदिक काल में विदथ का अर्थ है आम लोगों की संस्था, लेकिन धीरे धीरे ये भी खत्म हो गया। फिर आ गया सभा और समिति। तो सभा और समिति का संबंध किससे है, ऋग्वैदिक काल से है। सभा जो थे वो विशिष्ट लोग थे, मतलब प्रतिष्ठित, जो समाज में थोड़े से प्रतिष्ठित लोग होते थे, ऊंचे लोग जिनको कह सकते हैं, वो सभा में आते थे। समिति में आम लोगों की संस्था होती थी, ठीक है। तो जो राजा कोई निर्णय लेता था इन दोनों की सलाह मशवरा से लेता था। महिलाएं जो थी वो इसमें इन संस्थाओं में भाग नहीं लेती थी। अगर वो सलाह मशवरा वाली जो संस्था होती है उसमें भाग नहीं लेती थी। कबीले के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। जो कबीले के लोग ही हैं वही बताते थे इनका राजा कौन बनेगा। उस समय इनका मुख्य कार्य क्या होता था, इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि पालन हो जाएगा। चारे की तलाश में इधर उधर जाते थे और खेती करने के लिए इनको रुकना पड़ता, क्योंकि स्थायी तो थे नहीं, ये इधर उधर चला करते थे। राजन फिर से बताया गया है किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता है, कबीले का केवल उस पे शासन करता था, कबीले पे शासन करता था। अब यहाँ पे कौन सी, अगर थोड़ी बहुत खेती के जो साक्ष्य मिले भी हैं, वो उस समय कौन सी खेती होती थी, जौ, ठीक है। तो जौ को ऋग्वैदिक काल में क्या बोला गया है, वैदिक काल में यव बोला गया है। क्या बोला गया है, यव, ठीक है। अब ये जो जौ की खेती भी इसलिए कर लेते थे क्योंकि कम टाइम में तैयार हो जाती थी। इनके पास जो गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां, घोड़े इनको भी पशुपालन करते थे। इनके मुख्य देवता जो हैं ऋग्वैदिक काल में, मुख्य देवता इंद्र, अग्नि और सोम है। इंद्र को युद्ध का देवता कहते हैं, अग्नि को आग का देवता कहते हैं, सोम एक प्रकार का पौधा है। यहाँ से बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम का वर्णन है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन है, ठीक है। तो इनका वो सोम क्या है, तो सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे पेय बनाया जाता था, ठीक है। जब आर्य लोग भारत में आए थे तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे, एक योद्धा, पुरोहित और साधारण जन। लेकिन ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनसे ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, अब ये किस में है, कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ग कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको बांटा गया है। अच्छा, ये जो व्यवस्था थी कर्मों के अकॉर्डिंग थी, फिर बाद में ये जाति के अकॉर्डिंग हो गई थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई थी। तो ये ऋग्वैदिक काल में की सारी विशेषता हो गई हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे गए हैं, वो भी मैंने बता दिए। अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा है, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। अब इनकी इस समय जो पशुपालन के अलावा के स्थान पर क्या आ गया था, कृषि को मुख्य पेशा बना लिया गया था। तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा था। इसको लौह युग भी कहा गया है, मतलब आयरन एज भी कहा गया, क्योंकि इसमें लोहे का उपयोग अब शुरू हो गया था। तो लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ है, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ है। कुछ स्थान जहाँ से लोहे के अवशेष मिले हैं, जैसे हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा, ये यहाँ से लोहे के कुछ अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बर्तन मिले थे वही चित्रित धूसर पात्र जो कि ऋग्वैदिक काल में मिले थे, वैसे यहाँ पे भी कुछ विशेष बर्तन मिले हैं चित्रित धूसर पात्र, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चित्रकारी की जाती थी। ये आमतौर पर सरल रेखा या ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। और ये लोग, अब सीधी सी बात है, अब कृषि पालन करने लगेंगे तो अब स्थायी हो जाएंगे, एक जगह रहेंगे, तो एक जगह पे ये रहने लगे थे। अभी तक जो छोटे छोटे कबीले होते थे ना, उनको जन बोला जाता था। अब यही कबीले धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बड़े होकर के जनपद बोला जाता था। जैसे यहाँ पे बताया गया कुछ एग्जाम्पल में, पुरु और भरत जन मिल करके कुरु जनपद बन गया था। तो पुरु और भरत जन मिल करके कुरु जनपद बन गया था। दुर्वस और क्रीवी जन मिल करके पंचाल जनपद बन गया था। तो पंचाल जनपद किससे मिलके बना है, दुर्वस और क्रीवी से मिलके बना हुआ है। इस समय उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जो घोड़े को अगर घोड़े को नहीं रोका, इसका मतलब वो कमज़ोर है, और जिसका घोड़ा है वो ताकतवर है। लेकिन अगर घोड़े को रोक लिया तो जिसका घोड़ा है उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो यहाँ पे
जन के राजा ना होकर के अब कौन होते थे, जनपदों के राजा होते थे। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सभा समिति वाले इनकी जो जो ऋग्वैदिक काल में चल रहा था वो यहाँ खत्म होने लगा। और ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल दिया गया था। मतलब उस समय जो बलि के रूप में जो कर दिया जाता था वो ऐसा होता था कि आपकी इच्छा है तो दो, आपकी इच्छा है ना दो, लेकिन अब उसको अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। तो उपहार और नजराना क्या होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो नजराना ये होता था कि अनियमित इरेगुलर चल रहा है, स्वेच्छा से जो देना चाहें वो दे, लेकिन कर क्या होता है, कर नियमित ढंग से दिया जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में कई सारी मतलब कह सकते हैं कि कुरीतियाँ आ गई थी धीरे धीरे करके। अब पुरोहित क्या होता था, पुरोहित वो था जो यज्ञ से रिलेटेड अनुष्ठान वगैरह करवाते थे, उनको पुरोहित कहते थे। पुरोहित ने ही उत्तर वैदिक काल में 4 वर्गों में समाज को बांटा था। 4 वर्ग जिसको वर्ण बोला गया, तो एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को तो यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन शूद्र को केवल सेवा करने का अधिकार था। ब्राह्मण क्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, यज्ञ करते थे, उसके बदले में उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय क्या करते थे, क्षत्रिय का युद्ध करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य क्या करते थे, वैश्य में कृषक, पशुपालक, व्यापारी ये सब आ जाते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य को भी यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन अंतिम में शूद्र आता है जिसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था और उनको सेवा करने का, केवल इन तीनों के ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा की जाए। औरतों को भी शूद्रों में शामिल किया जाता था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में ये जो भी वर्ण है, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर हो गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में किसमें वर्णन मिलता है, तो 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख कृषि मुख्य धंधा हो गया था। ऋग्वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं थी। अच्छा, वहाँ पे फसलें कौन सी होती थी, तो गेहूँ, जौ, दालें, मतलब नॉर्मल फसलें थी। ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक का बल कर्म पर था और दूसरे का ज्ञान पर था। इस टाइम में जो यज्ञ है उनको बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और जो राजा अश्वमेध है, वाजपेयी, राजसूय जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे थे। ठीक है। तो राजा जो थे वो यज्ञ के नाम है, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी और राजसू यज्ञ करवाने लगे थे। इसमें पुरोहित करवाते थे, सीधी सी बात है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कृषि उत्पादन ज़्यादा हो, अपने बाउंड्री को बढ़ाने के लिए, सारे काम के लिए किया जाता था। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया जाता था। तो उपनिषदों में क्या होता था कि इनके बारे में जानने का प्रयत्न किया जाता था, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा कैसी होती थी, कंठस्थ कराया जाता था, मतलब मौखिक रूप से दी जाती थी, लिखित नहीं होती थी। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। अब यहाँ पे एक परंपरा दिखाई गई है कि अब यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है, जिसमें एक ऋषि हैं, धौम्य ऋषि, और उनके शिष्य की बात बताई गई है। उनके शिष्य का नाम था आरूढ़ी। ठीक है। उनके शिष्य का नाम था आरूढ़ी। तो इनके पास एक धान का खेत था, जिससे उनका जो आश्रम था वो चलता था। तो एक दिन इन्होंने कहा बारिश हो रही है, आरूढ़ी जरा देख कर के आओ कि बारिश की वजह से कहीं खेत में पानी तो नहीं भर रहा है। अब क्या हो रहा था कि मेड़ से पानी रिसने लगा था, तो इसने कोशिश की रोकने की, लेकिन रुक नहीं रहा था। तो आरूढ़ी खेत पे पहुंचा और मेड़ से पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रुक नहीं पा रहा था। मतलब वो तो उसने क्या किया, वो खुद को ही, मतलब खुद के शरीर को मुहाने लगा करके लेट गया, जिसकी वजह से पानी रुक गया। अब ये पूरा टाइम वहीं पे लगा रहा कि पानी अंदर ना आ सके। अब यहाँ पे जो इनके गुरु थे वो परेशान हो गए। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अरे इतनी देर से वो पानी में पूरा उसका शिथिल सा हो गया है, तो फिर उसको सीने से लगा लिया। और इस तरीके से, मतलब एक तरीका बताया गया है कि कैसे उस टाइम पे गुरु और शिष्य का रिलेशन था। यही जो आरूढ़ी था, यही आगे जाकर के उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो स्टोरी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए। ठीक है। तो उद्दालक ऋषि के नाम से आरूढ़ी शिष्य फेमस हुआ। इनाम गांव की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि इससे पहले वाली जो चैप्टर में कि कैल्कोलिथिक कुछ बस्तियां हैं, जैसे इनाम गांव कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और मालवा कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऐसे करके यहाँ पे इनाम गांव की बात करते हैं। इनाम गांव जब इधर नॉर्थ वेस्ट साइड पे वेदों की रचना हो रही थी, तो आर्यों के ही समकालीन ये महाराष्ट्र में
ताम्रपासाड़ बस्ती थी। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे है? घोड़ नदी के तट पे। ठीक, यहाँ पे इसका कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल था 1600 से लेकर के 700 ईसा पूर्व। ये वैदिक आर्यों के समकालीन थे, मतलब वैदिक काल नॉर्थ वेस्ट साइड पे थे, तो ये इधर महाराष्ट्र साइड पे थे। ठीक है, यहाँ पे जो खुदाई करने पे जो पत्थर मिले हैं, पत्थर के अलावा तांबा धातु मिली है, इसीलिए तो उसको पाषाणीय जो युग है वो बोला गया। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जो बर्तन यूज़ होते थे उन पे कौन से रंग का होता था? नारंगी रंग का, क्योंकि हड़प्पा में लाल रंग का यूज़ होता था, पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो जो पाषाणीय युग था उसमें नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। उस पर काले रंग की ज्यामितीय डिज़ाइन बनाई जाती थी, आकृतियाँ बनाई जाती थी। छत फूस की बनी होती थी जिसे गारे से ढक दिया जाता था। उसके अलावा कुछ फसलों का यूज़ किया जाता था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मल जो फसलें हैं वही हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पालतू जानवरों का उपयोग किया जाता था। कई हड्डियाँ मिली हैं, कटे निशान से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते भी थे। ठीक है, और इसके अलावा सबसे जो स्पेशल तरीका रहा है वो दफनाने का रहा है। तो इनाम गांव में जो ताम्रपाषाण संस्कृति है उसमें दफनाने का एक अलग तरीका था। इसमें मकान के आंगन में दफनाया जाता था। ठीक है, और तो इसमें क्या करते थे? मकान के आंगन में संदूक में दफनाया जाता था और उनके साथ में मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे, और जिसके साथ से ये माना जाता था कि वो बाद में खाने पीने की वस्तुएं भी रखी जाती थी कि वो बाद में खाएंगे। कब्रों में मृतक के साथ औजार और हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। तो ये इस हिसाब से पता चलता है कि इनका ये मानना था कि मौत के बाद भी एक जीवन होता है, इसके लिए ये कर देते थे। और ये जो जिस मकान में दफनाया जाता था आंगन में, वो मकान बस्ती के बीचों बीच एक बड़ा मकान था। ठीक है, तो यहाँ से होता है ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन कर लेते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद जो 10वें मंडल में है। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक का कृषि पालन हो गया था। इनाम गांव कहाँ पे? इनाम गांव महाराष्ट्र में है, घोड़ नदी के तट पे है। ठीक है, यहाँ से होता है चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है 7। इस वीडियो में हम लोग 1 to 7 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो 7 to 14 वाली आएगी, तो 2 पार्ट में होगा हिस्ट्री। यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या जो अभी हमने जाना कि ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जन था ऋग्वैदिक काल में, उसमें जनपद हो गया। उसके अलावा धूसर जो चित्रित धूसर वाले पात्र मिले थे, है ना, और अब उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन जीने लगे। तो यहाँ पे बताया धीरे धीरे चेंज हुआ। जनपदों के विकास के 3 रूप दिखाई देते हैं। पहला ये था कि जब जन अकेले ही जनपद बन गया, जैसे मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल, ये जन थे और पूरा जनपद बन गए, मतलब खुद ही बड़ा होकर के पूरा जनपद बन गए। कुछ एक ऐसे थे जो कुछ जनों को मिला करके जनपद बना, जैसे कि पांचाल जनपद। पांचाल किससे मिलके बना था? मैंने इसे प्रीवियस वाले चैप्टर में बताया, दुर्वस और कृवि से मिलके बना था। तो दुर्वस प्लस कृवि जन को मिला करके क्या बना था? पंचाल जनपद बना था। तीसरा तरीका ये रहा कि कई सारे जन ने जो शक्तिशाली जन था उसने जो कम शक्तिशाली जन है उसको अपने में मिला लिया, जैसे मगध द्वारा अंग की विजय इसका उदाहरण है। ठीक, अब आता है टॉपिक है महाजनपदों का विकास। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि बिहार के पर्सपेक्टिव से तो कुछ जनपद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे 2500 ईसा पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पहले, तो लगभग 2500 वर्ष पहले, मतलब लगभग 600 BC के करीब कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे जिनको महाजनपद बोला गया। अब ये जो महाजनपद है इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध और जैन धर्म में मिलता है। अब बौद्ध धर्म में भी कहाँ मिलता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जबकि जैन धर्म में भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। अब ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें से कुछ ये बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल आदि। अब यहाँ पे पूछा गया कि बिहार की सीमा में कौन से मौजूद है? तो बिहार की सीमा में एक अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, अंग की कैपिटल क्या है? चंपा। अंग की कैपिटल चंपा थी। मगध की ग्रीव्रज या राजगृह, और पहले ग्रीव्रज रही थी फिर राजगृह हो गई थी, जबकि वज्जी की वैशाली रही थी, या जिसको मिथिला भी कहा गया। ठीक, तो ये 3 हैं जो कि बिहार की सीमा में आते हैं। टोटल कितने थे? 16 थे। अब जितने भी महाजनपद थे वहाँ पे शासन एक जैसा नहीं होता था, 2 तरीके का शासन था, एक गण तंत्रात्मक था, एक राजतंत्रात्मक था। तो जो एक जिसको रिपब्लिक बोलेंगे, और एक जो ऑटोक्रेटिक वाला होता है। तो राजतंत्रात्मक में क्या होता है? जिसमें राजा है तो राजा का पुत्र फिर राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र, यानी कि पैतृक हो जाता है। और गणतंत्रात्मक में क्या होता है? गणतंत्र में राजा को चुना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पहली विशेषता बताई गई कि जो महाजनपद की राजधानियाँ थी वो शासन का मुख्य केंद्र थी, वहीं पर राजधानियों में ही
राजा और जो कर्मचारी है वो रहते थे। अब बलि क्या होता है, तो बलि की बात मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी की है। बलि जो स्वैच्छिक रूप से नजराना दिया जाता है उसको बलि कहते हैं। लेकिन अब बलि नहीं चलता था, यहाँ पे महाजनपदों में कर चलने लगा था। तो कर नियमित रूप से दिया जाता है, तो सबको अब कर देना पड़ता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपज का कितना हिस्सा दिया जाता था, तो उपज का 6वां हिस्सा था, ये 16वां नहीं होगा, 6वां हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, और जिसे भाग कहते थे। किसान जो थे वो उपज का 6वां हिस्सा देते थे, जिसे भाग कहा जाता था। तो ये अपना अपना मतलब सब कर डिसाइड था। कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनके घर में महीने में 1 दिन के लिए काम कर देते थे, वो उनका कर हो जाता था। बेचने खरीदने पे भी कर था। इसी वजह से राजा क्या होने लगा, अमीर होने लगा था कर की वजह से। और प्रॉपर नियमित वेतन दिया जाता था, सेना कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जाता था। आहत सिक्के, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। कौन से सिक्कों का यूज़ किया जाता था, आहत सिक्के, जिनको अभी हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे भी। अब यहाँ पे मगध के उत्थान की बात की जा रही है, तो इसी वक्त हम थोड़ा सा और पॉइंट भी क्लियर कर देते हैं। जैसे अंग मैंने बताया था, 3 ऐसे हैं जो कि बिहार में महाजनपद पाए जाते हैं, मतलब बिहार से रिलेटेड हैं, उनकी सीमा में आते थे। तो अंग है, अंग की राजधानी चंपा थी। ये अभी वर्तमान में कहाँ है, भागलपुर मुंगेर में है। ठीक है, भागलपुर मुंगेर वाले इलाके में बिहार में आता है अंग वाला। सेकेंड जो मैंने बताया था वो मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी। तो ये अभी वर्तमान में कहाँ आता है, ये वर्तमान में पटना और मगध वाले क्षेत्र में आता है। पटना एवं मगध प्रमंडल जो मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय गया है, उस क्षेत्र में आता है। और थर्ड जो है मैंने बताया था वज्जी, तो वज्जी जो है जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी या मिथिला कहते हैं। तो वो कौन से अभी वर्तमान में कहाँ आता है, तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के वाले क्षेत्र में आता है। तो तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए जो बिहार में आते हैं। अब मगध की बात करते हैं, तो मगध अभी आधुनिक बिहार के पटना ज़िले में पड़ता है। उसके अलावा मगध प्रमंडल जिसका मुख्यालय कहाँ है, गया में है, यहाँ पड़ता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ हथियार वगैरह बहुत अच्छे से निर्माण बहुत अच्छा होता था, क्योंकि लोहे की खानें पाई जाती थी। गंगा नदी घाटी थी, इसीलिए नदी मतलब जो कृषि वाली चीज़ें हैं, व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छे से होता था, क्योंकि उपज बहुत अच्छी हो जाती थी। हाथी प्रचुर मात्रा में थी, इसकी वजह से जो वो युद्ध वगैरह है उसमें हेल्प मिलती थी। अब मगध की जो दोनों राजधानियां हैं, राजगीर पहाड़ियों से पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। तो मगध की 2 राजधानियां कैसे, गिरिवज और राजगृह जो थी वो 2 राजधानियां हो गई। और ये किससे सटी हुई थी, राजगीर की पहाड़ियों और पाटलिपुत्र की नदियों से घिरी हुई थी। यहाँ के जो मुख्य राजा हैं वो कौन कौन से हुए हैं, जैसे पहला हर्यक वंश हम जानेंगे, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। और उसके बाद जो शिशुनाग वंश था, उसके बाद जो नंद वंश था। तो ये 3 हुए हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद कुछ शक्तिशाली शासक रहे हैं। मगध का जो पहला महत्वपूर्ण शासक था वो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया, आसपास के जो राजवंश थे उनसे वैवाहिक संबंध शादी करके फिर उनके राज्य को अपने में मिला लिया। कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी था कि मगध ने क्या किया था, अंग को अपने में मिला लिया था। गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया और ये सारे मतलब फायदे रहे थे। अब हर्यक वंश को में जो बिंबिसार प्रथम था, बिंबिसार को ही मार करके कौन बैठा था, अजातशत्रु, यानी कि उनका पुत्र बैठा था अपने पिता को मारकर। ठीक, अब इसने भी अपनी सीमाओं को फैलाने के लिए क्या किया, आसपास के जो कौशल और वज्जी संघ है उनके साथ युद्ध किया था। उसके अलावा कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजित थे। कौशल के उस समय राजा कौन थे, प्रसेनजित थे। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, जो कि जो वर्तमान में अभी फैजाबाद उत्तर प्रदेश वाले इलाके में है। अब यहाँ पे अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वश्यकार, तो वश्यकार किसका मंत्री था, अजातशत्रु का मंत्री था। इसने वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डलवा के वज्जी को भी अपने में मिला लिया था। और वज्जी को भी, अब देखिए अब क्या हुआ, अंग, मगध, वज्जी तीनों आसपास में ही एक ही में मिल गए। तो अजातशत्रु ने क्या किया था, अजातशत्रु ने अपने जो राजधानी है राजगीर, जिसको राजगृह कहते हैं, उसकी किलेबंदी की थी अवंती राज से बचाने के लिए, अवंती राज के जो राजा थे उनसे बचाने के लिए, क्योंकि वो उनका शत्रु था। अब यहाँ पे उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में सैनिक छावनी बनाई थी, सेना के रुकने का स्थान। तो उसे एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने जो गंगा और जितना नदियों वाले संगम थे, गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पे एक छावनी बनाई थी, जिसको पाटली ग्राम में एक छावनी का निर्माण किया था। यही आगे जाकर के पाटलिपुत्र के नाम से फेमस हुआ। अब पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी
उदयन ने बनाई थी, जो अजातशत्रु का पुत्र था। तो पहले कौन आता है? बिंबिसार आता है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु के बाद उदयन आता है। तो उदयन ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता बढ़ गई थी। जो ये इलाका था उसमें मगध की अवंती से और ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, क्योंकि अभी अजातशत्रु तो लड़ रहा ही था, अब इनकी और हो गई थी। अवंती का उस समय राजा कौन था? प्रद्योत था। ठीक है, प्रद्योत उस समय राजा था, और कई युद्धों में अवंती को इसने हराया भी है। इस तरीके से अवंती को अंग बना लिया। नेक्स्ट जो शासक रहेगा, अच्छा यहाँ से पूछा जाता है कि इसका जो हर्यक वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, नागदशक था। अब नागदशक को ही हरा करके शिशुनाग आ जाते हैं, और शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। उसके बाद फिर एक और शासक आता है जिसको जो नंद वंश आता है। नंद वंश में महापद्मनंद हुए और दूसरे नंबर पे घनानंद हुए। तो जो धनानंद या घनानंद कहीं कहीं लिखा होता है, इनके टाइम पे ही जो सिकंदर है वो भारत पे आक्रमण के लिए आया था। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। इसने क्या किया था? विश्व विजय की कामना करते हुए इसने अपनी यात्रा शुरू की थी 326 ईसा पूर्व में, 326 BC में। ठीक है, 326 BC में इसने शुरुआत की थी, और फिर इसने जो पोरस के साथ एक युद्ध लड़ा था, वितास्ता का युद्ध। ठीक है, झेलम नदी के तट पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन जनरली। वितास्ता का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया। वितास्ता किसको बोलते हैं? झेलम नदी को ही बोलते हैं, झेलम नदी का पुराना नाम है। फिर ये इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 323 BC में हो जाती है, क्योंकि व्यास नदी के तट पे आकर के इसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि मगध साम्राज्य वैसे भी ताकतवर था, तो वो ओवरऑल मना कर दिया गया था। यहाँ पे बस वही बात बताई गई है कि क्या हुआ था। फिर फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की, जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। अच्छा, एक चीज़ और, एक जो वितास्ता का युद्ध है, इसको दूसरा नाम हाईडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाईडेस्पीस के युद्ध के नाम से वितास्ता के युद्ध को जानते हैं, जो कि पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। अब कुछ गणराज्य थे, कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें गणराज्य कहा गया। गणराज्य क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उनका चुनाव किया जाता था। जैसे वहाँ राजतंत्रात्मक थी, यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इनमें एक विशेष व्यवस्था थी, गण और संघ कहते थे, मतलब इनकी शासन व्यवस्था अलग तरीके की थी, जिसे गढ़ और संघ कहा जाता था। इनके एग्जाम्पल में साक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रक, मल्ल, कोलिय, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। अब यहाँ पे जो वज्जी की बात करते हैं, वज्जी मगध के निकट वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, मैंने बताया भी था। अब ये जो वज्जी था, इसमें वज्जी संघ में 8 गढ़ों का समूह था। तो कितने समूह थे? 8 थे। इसी में से लिच्छवी और विदेह ये वज्जी के प्रमुख थे। तो लिच्छवी का नाम आपने कई बार सुना होगा, या मैंने अभी बताया भी, बिंबिसार ने क्या किया था? कौशल और लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो लिच्छवी और कौशल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और इसके अलावा मतलब ये जो विभिन्न गढ़ों के राजाओं की एक सभा होती थी, अलग अलग गढ़ जो संघ में कई सारे गढ़ थे। ठीक है, अब गढ़ों के जो राजा होते थे उनकी एक सभा होती थी, और फिर एक जगह इकट्ठा होते थे, विचार विमर्श करते थे। ये पूरी मतलब स्टोरी बताई गई है। अब यहाँ पे गढ़ क्या होता है? तो गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के रूप में किया जाता है। तो गढ़ में भी कई सदस्य आ जाते थे। अब जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ में एक कौन सा फेमस था? लिच्छवी वाला गढ़ फेमस था। लिच्छवी, इसकी सीमा कहाँ लगती है? इसकी सीमा वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में फैली हुई है अभी वर्तमान में। बिंबिसार ने क्या किया था? जो कौशल नरेश थे, प्रसेनजित, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया कि कौशल नरेश उस समय कौन थे? प्रसेनजित। और लिच्छवी के उस समय नरेश कौन थे? चेतक। तो चेतक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से करवा दिया था। तो उस टाइम पे, बिंबिसार के टाइम में जो लिच्छवी थे उनके राजा चेतक थे, जबकि जो प्रसेनजित थे वो कौशल के राजा थे। ठीक है, अब इन्हीं लिच्छवी के बारे में भी आगे जाके आप जानेंगे, और ये लिच्छवी पर ही अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी। ये भी हो गया था, अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। अब यहाँ पे आगे के चैप्टर में जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, और ये इनका तरीका होता था बाउंड्री को बढ़ाने का, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का।
तो अब वज्जी संघ और अजातशत्रु की बात करते हैं। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। ये जो वर्णन अभी हम पढ़ेंगे, ये दीर्घ निकाय किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध ग्रंथ है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, अजातशत्रु वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहता था। तो इसका अजातशत्रु का मंत्री कौन था? मैंने बताया भी, वशिष्ठकार इसका मंत्री था। ये बुद्ध के पास सलाह के लिए पहुंचे। तो बुद्ध जी ने कहा कि ये एक बात बताओ कि वज्जी की जो सभाएं हैं, सभा कैसी होती थी? गढ़ों के राजाओं को मिला करके सभा करते थे ना नियमित रूप से। तो अगर सभाएं होती हैं कि नहीं होती, सभी लोग उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनको पता चला कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम वज्जी को जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे अगर नियमित सभाएं होती हैं, मिलजुल कर सब काम करते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो उसको जीतना संभव नहीं रहेगा। उनकी उन्नति को आप नहीं रोक सकते, वो उन्नति करते रहेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नगरों का विकास। तो पहले जो प्रथम नगर था वो तो पहली जो सिंधु सभ्यता है वो प्रथम नगरीय सभ्यता रही है, ठीक है, उस टाइम हुआ था। उसके बाद में 600 ईसा पूर्व के लगभग एक द्वितीय नगरीयकरण की प्रवृत्ति आई, ठीक है। जो द्वितीय आई वो कहाँ पे मिलता है? पाली ग्रंथ में उस समय बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। कितने नगर का उल्लेख मिला है? कुल 62 नगरों का उल्लेख मिला है, ठीक है। कौन से ग्रंथ में? पाली ग्रंथों में। कौन कौन से हैं? जैसे वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह, ये कुछ नाम दे रखे हैं। पाटलिपुत्र आदि समेत 62 नगरों के प्रमाण मिले हैं। किस ग्रंथ में? पाली ग्रंथ में। अब यहाँ पे केवल यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है कि कैसे लोग रहते थे यहाँ पे। गांव में लोग कृषि का पालन करते थे, उसके अलावा शहरों में ये व्यापार वगैरह करते थे, शिल्प और व्यापार इनकी जीविका का साधन था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने थे वो मैंने बता दिए। अब ये होता है चैप्टर, अधिकतर जो नगर थे वो नदियों के पास थे। ये सब चीज़ें एकदम अंडरस्टैंडिंग वाली है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो बलि है, एक फिर से मैं बता दे रही हूँ, बलि क्या होता था? बलि जो स्वेच्छा से नजराना दिया जाता था राजाओं को, उनको बलि कहते थे। और जब नियमित रूप से फोर्सफुली जब चीज़ें निकलवाई जाने लगी कि आपको देना ही देना है, तो उसको कर बोला जाता था, ठीक है। तो कर और बलि दोनों में डिफरेंस बता दिया। बलि जो था वो ऋग्वैदिक काल में चलता था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में कर की व्यवस्था आ गई थी। महाजनपदों में भी कर था, ठीक है। महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है बौद्ध और जैन ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कौन सा महाजनपद बिहार में है? तो कौन सा है? अंग का मैंने बताया कि इसकी राजधानी चंपा है, जो कि वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर वाले इलाके में पड़ता है। राजा भूमि की उपज का कितना % लेता था? तो कितना हिस्सा लेता था? 6वां भाग लेता था, जिसको भाग बोला जाता था। 6वां हिस्सा लेता था, जिसको भाग बोला जाता था, ठीक है। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी क्या थी? तो मगध के अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी, जबकि उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। अब कौन गणराज्य था? तो गणराज्य कौन था यहाँ पे? ये लिच्छवी। इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा प्रद्योत था, ठीक है। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। पाटलिग्राम की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। नंद वंश के शासक घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ का गढ़ था। यहाँ से होता है चैप्टर खत्म। बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आप ऐसे करें ना कि मल्टीपल टाइम अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो वहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, कि आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसमें ऑप्शन ये रहेगा, आप एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।